हेलो फ्रेंड्स। तो आज प्राइवेट प्लेसमेंट को एक अलग नए तरीके से पढ़ेंगे। जब भी आप फ्री हों, अलग से पढ़ने का टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप जब भी फ्री हों वीडियो प्ले करके रख सकते हैं और इसको जस्ट सुनिए आप, या आप ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू योर ऑफिस देन यू कैन लिसन इट बाय योर थ्रू इट योर हेडफोन्स। तो अभी हम प्राइवेट प्लेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ बेस पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट किन चीज़ों का होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट किन लोगों को किया जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगी और इसके लिए क्या पेनल्टी है यदि आपने इसकी कंडीशंस का वॉल्यूशन किया। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो लोन लेने के बाद में कंपनी उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस लोन के बदले में अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है। ये जनरल प्रोसेस होता है। जनरली होता क्या है, प्राइवेट कंपनीज में कंपनियों को लोन की ज़रूरत होती है, कंपनी लोन ले लेती है और प्राइवेट प्लेसमेंट की बेसिस पर उनको अपनी एनसीडीज इशू कर देती है। एक्चुअली अगर कंपनी नहीं चाहती है कि उसका इक्विटी में कोई पार्टिसिपेशन हो आउटसाइडर्स का, तो इस केस में कंपनी चूज़ करती हैं कि वो एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो कि बाद में भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका सिर्फ रिडेम्पशन होगा। तो ऐसी कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर्स या अपने डिवेंचर्स उन लैंडिंग कंपनीज को, उन लैंडिंग बैंक्स को इशू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ये देखा कि प्राइवेट प्लेसमेंट किन चीज़ों का होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स का भी हो सकता है और डिवेंचर्स का भी होता है। अब जब भी, तो आप एक कॉमन सेंस का पॉइंट सोचिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट को ही क्यों चूज किया गया। आप नॉर्मल भी तो इशू ला सकते थे। तो आप इसका वर्ड पढ़िए, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट वर्ड यूज़ किया है। तो प्राइवेट वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ऑफर है जो जनरल पब्लिक को नहीं किया जा रहा है। प्राइवेटली प्लेस्ड मीन्स ये ऑफर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स को किया जाएगा। तो इसी से ही हम अलॉटी को ध्यान रख सकते हैं। तो अलॉटी कौन होंगे, तो ये डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये शेयर्स किसको अलॉट किए जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कि नंबर ऑफ अलॉटीज। अगर प्राइवेटली है इट मीन्स सर्टेन लोगों को होना है, तो वो सर्टेन लोग कितने, क्या इसकी मिनिमम लिमिट है, क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम लिमिट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर अपने शेयर्स किसी को इशू कर रही है तो फिर इसमें मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। आप ये देखेंगे कि कोई भी कंपनी एक बार में जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करेगी तो एक बार में 50 से ज़्यादा लोगों को वह इशू नहीं हो सकता है। और होल ईयर में एक बार में 50 लोग, और होल ईयर में ये लिमिट 2000 से ऊपर नहीं हो सकती है। सपोज अगर कोई कंपनी एक पूरे साल में 5 बार प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो ये पांचों प्राइवेट प्लेसमेंट के जो अलॉटी होंगे इनकी यदि आप टोटल करेंगे तो ये टोटल संख्या 200 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसमें एक अलग चीज़ सोचना है कि इन 200 लिमिट में क्या ऐसे कोई लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, या फिर किसी को भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स डिवेंचर्स देंगे तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। तो लॉ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
सभी लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। कुछ लोगों को इस लिमिट से एक्सक्लूड किया गया है। यदि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP ऑफर करती है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, तो उन लोगों को इन 200 की लिमिट से बाहर रखा गया है। यदि ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को किया जाता है, तो QIBs को भी इन 200 की लिमिट से बाहर रखा गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कंपनी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिन पर ये 200 की लिमिट ही नहीं लगती है। इट मीन्स कि वो चाहें तो 200 से ज़्यादा लोगों को भी प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर अपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू कर सकती हैं। और वो 2 प्रकार की कंपनी होते हैं, या तो वो NBFC होंगे या फिर वो HFC होंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। ये 2 लोग ऐसी होती हैं, ये 2 कंपनियां ऐसी होती हैं जिन पर ये 200 की लिमिट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। तो अलॉटी के बाद में अगली चीज़ आती है कि यदि कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रही है तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो देखिए, इसको 2 पार्ट में बांट सकते हो। पहली चीज़, कंडीशन स्टार्ट करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कितना अमाउंट सामने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। फिर वो अमाउंट देखने के बाद में आप क्या करिए, आप सेक्शन 180C में बताई गई लिमिट कैलकुलेट करिए। फिर दोनों अमाउंटों को मैच करिए। अब यदि जो लोन अमाउंट है वो सेक्शन 180C की लिमिट के अंदर आता है, तो ऐसे केस में प्राइवेट प्लेसमेंट को सिंपल बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है। और यदि यह लोन अमाउंट सेक्शन 180C के लिमिट के बाहर जाता है, तो इस केस में कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो सिंपल है कि या तो बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितना लोन अमाउंट लिया है। वो लोन अमाउंट हमें देखना ज़रूरी है। अब सपोज करिए कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो अब इसमें कंपनी क्या करेगी? कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने नोटिस, एजेंडा, ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने होते हैं, कंपनी वो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेगी। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद में कंपनी नोटिस इशू करेगी, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेगी और उसमें रिजोल्यूशन पास करेगी। क्या क्या रिजोल्यूशन पास होंगे? दोनों तो ये है कि कितने शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है, उस रिजोल्यूशन की कॉपी, उस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी अप्रूव होगी। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर लेटर होगा, जो कि पास 4 में बनता है, उस पास 4 को अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद में किसी एक पर्सन को ऑथराइज भी किया जाएगा कि वो इसके रिजोल्यूशन को और इनके फॉर्म्स को बाद में फाइल कर सके। जैसे ही कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद विदिन 30 डेज कंपनी MGT 14 में अपना स्पेशल रिजोल्यूशन ROC MCA पर फाइल करती है, ROC को देती है। उसके बाद में अब आता है कि कंपनी पास 4 अपने अलॉटीज को देती है। ये पास 4 सीरियली नंबर्ड होता है। अलॉटीज का स्पेसिफिक एड्रेस इसमें डाला जाता है। अगर अलॉटी के पास कोई मेल आईडी है तो मेल आईडी भी इस पास 4 में मेंशन की जाती है। इस पास 4 ऑफर जो है ये कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं, पास 4 में सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं।
प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होंगे वो पास 5 में मेंटेन किए जाएंगे। अब होगा क्या कि जब हम ऑफ़र कर देंगे सामने लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, तो वो क्या करेंगे कि जो कंपनी का अकाउंट ओपन किया जाएगा उस कंपनी के अकाउंट में वह अपना पैसा डिपॉजिट कर देंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जब तक ऑफ़र कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिकली वो कंपनी उस पैसे को निकाल नहीं सकती है, उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती है। तो हमने ऑफ़र कर दिया, वहाँ से जो पर्सन हैं अलॉटीज़ हैं उन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही पैसा आ गया तो पैसे आने के बाद में कंपनी फिर से एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें कंपनी ये बोलती है कि अब अलॉटमेंट किया जाएगा, और अलॉटमेंट का रेजोल्यूशन पास होने के बाद में उनके जितना पैसा अलॉटीज ने दिया है उसी प्रोपोर्शन में उनको शेयर्स का इशू कर दिया जाता है। शेयर्स इशू होने के बाद में अब कंपनी को पास 3 में 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो इस पास 3 में कुछ डिटेल्स जाती हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, उनकी एनबी, ये सारी डिटेल मेंशन करने के बाद में कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 फॉर्म में फाइल कर देती है। अगली कंडीशन ये आती है कि एक बार अभी क्या हुआ है कि एक बार यदि कंपनी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो जब तक ये ऑफ़र या तो कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर किसी रीज़न की वजह से कंपनी इस ऑफ़र को विड्रॉ नहीं कर लेती है, तब तक कोई भी कंपनी दूसरा कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती है। अगला पोर्शन आता है पेनल्टी का, कि अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में बताई गई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो फिर कंपनी को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के प्रमोटर्स को पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो पेनल्टी लोअर ऑफ ₹2 करोड़ और जो मनी रेस की है, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो पेनल्टी इन लोगों को लगेगी। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।